हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप एकदम अच्छे होंगे। तो सबसे पहले नीट 2023 का पेपर जिन बच्चों का अच्छा हुआ है उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि नीट 2023 का पेपर जिन बच्चों को अच्छा नहीं हुआ है उन्हें बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। उन्हें एक एक्सपीरियंस मिल चुका है कि उन्हें उस एक्सपीरियंस से सीखना है कि उन्होंने ऐसी क्या मिस्टेक्स की थी जिसके अकॉर्डिंग उनका पेपर उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं रहा। वो कंटेंट में कमी थी या कैलकुलेशन की एरर थी या प्रेशर सिचुएशन थी या फिर कोई और अदर पर्सनल मैटर था या पूरी साल हम डाइवर्ट हो चुके थे, होमवर्क नहीं कर पाए थे। तो अपने रीजंस को पहचानना है और उसके अकॉर्डिंग उस पर काम करते हुए इस साल अपना रिजल्ट बेहतर करना है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि लिखा हुआ है फिजिक्स इज इजीएस्ट टू स्कोर। बड़ा अजीब लगता है सुन के नीट के बच्चे को कि यार फिजिक्स इजीएस्ट कैसे हो सकता है। लेकिन हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात कह सकता हूं कि नीट के बच्चे के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर अगर देखा जाए तो जो फिजिक्स सब्जेक्ट होता है उसके अंदर नंबर लाना सबसे आसान होता है, क्योंकि केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर उसे रिएक्शंस भी याद करनी पड़ेंगी, कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, एक्सेप्शंस भी याद करने पड़ेंगे, ट्रीज, ह्यूमन सबके बारे में पढ़ना पड़ेगा, डायग्राम सीखने पड़ेंगे। फिजिक्स इतना कुछ नहीं करवाएगी। फिजिक्स का अगर आप बेसिक कल्चर देखेंगे, अगर आप उसको समझ जाएंगे तो विश्वास कीजिए कि कम मेहनत में भी आप ज्यादा बेहतर स्कोर कर पाते हैं। इसलिए टाइटल का नाम है फिजिक्स इज इजीएस्ट टू स्कोर इन नीट। देखिए, मैं कुछ डेटा आपके सामने लेके आया हूं कि पिछले 4 साल के अगर हम फिजिक्स के पेपर्स का एनालिसिस करके देखें 2020, 2021, 22, 23 से, तो क्या हुआ, क्वेश्चंस में आपको सेक्शन ए सेक्शन बी मिलना स्टार्ट हो गया था। लेकिन अगर 2020 में अगर हम बात करें तो इजी क्वेश्चन 33 थे। और एक और बात बताऊं, फिजिक्स में इजी क्वेश्चन का मतलब यह है कि केवल क्वेश्चन पढ़ा और सीधा सॉल्यूशन पे गए। मतलब आपको ये देखना भी नहीं है कि बाकी 3 ऑप्शंस में क्या था, इतना इजी क्वेश्चन होता है। मीडियम का मीनिंग होता है कि आपको थोड़ा बहुत पेन चलाना पड़ेगा, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और टफ क्वेश्चन का मतलब नीट के अंदर है कि यहां आपको सोचना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो टफ वाला सेक्शन है वो ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट में चलता है। मैक्सिमम क्वेश्चन इजी और मीडियम की कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है। दूसरी बात देखिए, अगर हम क्लास वाइज पैटर्न देखें 12th और 11th का, तो इसके अंदर आप पाएंगे कि 12th का जो पोर्शन होता है वो ज्यादा डोमिनेट होता है पेपर में। और देखिए, अगर आप फिजिक्स को एक बार पढ़ चुके हैं या जो लर्नर्स पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि जो 11th 12th की फिजिक्स के अंदर जो 12th की फिजिक्स होती है वो ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड होती है। मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा हम ज्यादा खेल नहीं सकते, केवल हमें फॉर्मूलाज याद हो, क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। और पेपर भी 12th का पोर्शन ज्यादा पूछता है। तो आप देखिए, सारे फैक्टर्स को अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि यार सर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर फॉर्मुलेज भी हमें बहुत ढंग से याद होंगे तो फिजिक्स में स्कोर करना ज्यादा आसान होगा। कुछ पॉइंट्स में लेके आया हूं जिनको अगर आप एक एक करके बारीकी से समझेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, सच में फिजिक्स में जो स्कोर करना है वो ईजी होता है। पूरी साल अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, विश्वास कीजिए आपके नंबर्स में आपको एक जंप मिलेगा फिजिक्स के अंदर। देखिए पॉइंट्स कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले है कंटेंट। कंटेंट का मीनिंग ये है कि जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं, आपको एक फेथ रखना पड़ेगा कि जो कंटेंट आपको पढ़ा रहे हैं वो कंटेंट जेन्युइन होना चाहिए, वो कंटेंट जो है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। पहले आपको ये अश्योरेंस लेना पड़ता है और आपको ये विश्वास करना चाहिए कि जो कंटेंट आपको पढ़ा रहा है वो बिल्कुल नीट के स्पेसिफिक होना चाहिए। मतलब यार देखिए, फिजिक्स दोनों के लिए सेम है। कई बार क्या होता है, ये बहस बहुत छिड़ती है कि नीट के एस्पिरेंट के लिए और जेई के एस्पिरेंट के लिए। इसका बहुत सिंपल सा फंडा ये होता है कि आप देखिए कि फ्यूचर में नीट के एस्पिरेंट को करना क्या है। उसे अल्टीमेटली डॉक्टर बनना है। मतलब उसे इंजीनियर नहीं बनना है, उसे पुल नहीं बनाने हैं। तो उसके लिए अगर आप फिजिक्स में देखें तो बहुत एप्लीकेशन पार्ट पे काम नहीं होगा, केवल फॉर्मूला में हमें वैल्यूज को रखना है और आंसर लाना है, क्योंकि अल्टीमेट गोल उसका एक डॉक्टर बनना है। जबकि जेई की फिजिक्स में क्या होता है कि वो इस तरीके से फिजिक्स होती है जहां पर एप्लीकेशन पार्ट ज्यादा होता है, कि फॉर्मूला डायरेक्टली आपको लर्न होगा तो भी क्वेश्चन शायद ना बन पाए, क्योंकि वहां आपको फॉर्मूले की एप्लीकेशंस पे ज्यादा काम करना होता है। तो मैं बार बार ये बात अपनी क्लास में भी कहता हूं और आप सबसे भी कहूंगा कि सबसे पहले हमें यह पहचानना पड़ता है कि हम किस स्ट्रीम में तैयारी कर रहे हैं। अगर हम नीट एस्पिरेंट है तो हमें ये बात तय रखनी है कि हमें ज्ञान नहीं लेना, हमें जरूरी ज्ञान लेना है। ये बहुत बड़ा लाइन छोटी है लेकिन इसका जो मीनिंग है वो बहुत बहुत वास्ट है, कि एक्चुअली ज्ञान अगर आप ढूंढने जाएंगे, फिजिक्स में मैं देखता हूं कई बच्चे एनएलएम करते रहते हैं, वर्क पावर कर रहे हैं, थर्मो कर रहे हैं, इससे क्या हासिल होने वाला है भाई।
हमें अल्टीमेटली देखना है कि हम जिस एग्जाम की तैयारी करने आए हैं उस एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और किस लेवल तक के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छे क्वेश्चंस करना बिल्कुल अच्छी बात है अगर आप करते हैं, लेकिन ऑन द कॉस्ट ऑफ इजी क्वेश्चंस छोड़ के उसका कोई मीनिंग नहीं है। आपको स्टार्ट तो हमेशा बेसिक से ही करना चाहिए। तो पहला पॉइंट ये है कि जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है उस कंटेंट पर आपको विश्वास करना है और उस कंटेंट को स्टैंडर्ड मानते हुए ही आगे पढ़ना है। सेकेंड है होमवर्क। स्पेशली जो पॉइंट में लेके आया हूं, ये लेके आया हूं कॉन्कर वालों के लिए। कॉन्कर का मतलब वो लर्नर्स जो 12th को पास कर चुके हैं। जनरली जो मैंने देखा है, जो हम आसपास देखते हैं, हमारे आसपास हमारे जो बच्चे होते हैं, कि जो कॉन्कर का बच्चा होता है, जो ड्रॉपर होता है, जो 12th के बाद तैयारी करने आता है, उसे लगता है कि यार होमवर्क मैं क्यों करूं। मतलब उसे लगता है कि होमवर्क तो केवल 11-12 के बच्चों के लिए होता है, होमवर्क मुझे क्यों करना है, मुझे केवल थ्योरी पढ़नी है क्लास में और थ्योरी पढ़ के मुझे लगेगा मुझे सवाल हो जाएगा। मैंने पोटेंशियोमीटर पढ़ा, आज सर ने समझाया, अब मुझे अपने आप विश्वास आ गया कि पोटेंशियोमीटर में कर लूंगा। तो मैं बता दूं बच्चों, ये एक गलत फहमी है, ये एक गलत फहमी, एक ओवर कॉन्फिडेंस की फीलिंग है। आप ये मान के चलिए कि सदियों से जो तरीका है वो है होमवर्क, और वो अभी भी एकदम इफेक्टिव मेथड होता है। विश्वास कीजिए कि मैंने नीट 2022 के बच्चों को ये बताया कि आप एक काम कीजिए, आप केवल डेली होमवर्क कीजिए और मुझे कॉपी चेक कराइए। उनका जो नीट 2023 का जो स्कोर फिजिक्स में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जो वो बता रहे हैं, कम से कम 100 से 120 नंबर का जंप है। केवल क्या किया, फिजिक्स में होमवर्क किया। क्योंकि जब आप होमवर्क करते हो तो आपको एक्चुअली समझ में आता है कि आप गलतियां क्या करते हो। अल्टीमेटली जो गेम है ना बेटा, वो केवल जो नीट की फिजिक्स में वो गलतियों का है। हम सिली मिस्टेक करते हैं, जिन्हें हम सिली बोलते हैं, कायदे से वो सिली नहीं, वो सिला है, लेकिन जो सिली मिस्टेक्स होती है उन्हें हम करते हैं। तो उनसे अवॉइड करने का अगर रीजन तरीका है, वो तरीका यही है कि आपको क्वेश्चंस करने होंगे, और क्वेश्चंस किस फॉर्म में करें, होमवर्क में। तो आदत डालने की, जो होमवर्क आपको क्लास में दिया जाता है, कई बार मैं देखता हूं क्लासों में होमवर्क भी नहीं मिलता है, लेकिन आप ध्यान रखिए होमवर्क का मतलब ये जो कंटेंट आपको मिला है, लाइक अगर मैं बात करूं कि मॉड्यूल, उसमें एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 या डीपीपीज, वो आपको रेगुलरली करने हैं, चाहे वो कोई आपसे कहे या ना कहे। क्योंकि अगर आप उन्हें करेंगे तो आप अटकेंगे, और अटकेंगे तो आप सीखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे लिए है वो है होमवर्क, की होमवर्क पर आपको ज्यादा एम्फेसाइज करना होता है। और होमवर्क में अगर मैं सीक्वेंस बोलूं तो अगर देखिए, जनरली एक्सरसाइज 1 पहले करनी चाहिए क्योंकि वो इजी होती है। उसके बाद एक्सरसाइज 3 करिए। 3 मतलब वो एक्सरसाइज जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, पीवाईक्यूज हो। उसके बाद आप डीपीपी कीजिए जो डेली आपको मिलती है, और उसके बाद आप जो एनालिटिकल वाली एक्सरसाइज होती है, जनरली अनअकैडमी के मॉड्यूल्स में वो एक्सरसाइज 2 है, तो एक्सरसाइज 2 को कीजिए। इस सीक्वेंस को फॉलो कीजिए, चाहे कोई आपसे कहे या ना कहे, लेकिन आप हर चैप्टर में अगर ये करेंगे, विश्वास कीजिए कि आपका कॉन्फिडेंस एग्जाम से पहले बूस्टअप अपने आप होगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं बैक टू बेसिक्स। बैक टू बेसिक्स का मतलब ये है कि कई बार मैं देखता हूं कि बच्चा क्या करता है कि जैसे एनएलएम पढ़ना स्टार्ट किया तो सीधा एनएलएम में 4 पुली लगाएगा, पुली लगा के टेंशन का रेशियो निकालना शुरू कर देगा। अरे भाई, इससे क्या होगा? बहुत टफ टफ क्वेश्चंस करके क्या होगा? क्या आपको लग रहा है कि जब इजी क्वेश्चन होगा वो आप कर लोगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। इसके एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि एक बड़े बड़े वर्ड्स में, अगर आप छोटे होते, मैं आपको बड़े बड़े वर्ड्स बोलना सिखाता, बड़े बड़े वर्ड्स पढ़ना सिखाता, तो क्या आपको नया अननोन वर्ड आपको मिलता तो क्या आप उसे उतने ही आसान तरीके से बोल पाते? बिल्कुल नहीं। लेकिन उल्टा सोचिए कि मैं अगर आपको एक एक वर्ड को बोलना सिखाता, तो शायद अगर आप बेसिक एक एक वर्ड को बोलना सीखते तो कोई भी नया वर्ड हो, रैंडम वर्ड हो, आप उसे बहुत अच्छे से बोल सकते थे। बस यही थ्योरी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में आपको लगानी है कि अगर आप फंडा देखें तो फंडा यही है कि फिजिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि एफबीडी कैसे बनाई जाती है, सूडो फोर्स कहां नहीं लगेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम मुझे कहां लगानी है, कहां नहीं लगानी है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यही मेरा पॉइंट है, बैक टू बेसिक्स, कि हमें बेसिक ये पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट कहां लगेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट कहां नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर्स। इसमें एक और चीज जोड़ दें, अपन यूनिट एंड डायमेंशन। ये एक ऐसे चैप्टर्स मैंने लिखे हैं जिनको जनरली जो लर्नर होता है वो अवॉइड करता है। उसे लगता है यार फिजिक्स में बेसिक मैथ्स वेक्टर पढ़ के मैं क्या ही कर लूंगा, मुझे पढ़ना तो एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क पावर, रोटेशन ये है। पर आप देखिए, आप उन क्वेश्चंस में जो मिस्टेक करेंगे वो करेंगे बेसिक मैथ्स की, वेक्टर्स की। क्या लगता है आपको कोचिंग्स में जो पहला चैप्टर पढ़ाया जाता है बेसिक मैथ्स वेक्टर्स, वो क्यों पढ़ाया जाता है? अरे वो इसलिए ही पढ़ाया जाता है ताकि उस पर ज्यादा फोकस रखा जाए। जबकि बच्चा उल्टा करता है, उसे लगता है कि नहीं, मेरे लिए तो फिजिक्स स्टार्ट ही कहां से होगी, एनएलएम से।
तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स आपके लिए इजीएस्ट रहे स्कोर करने के लिए, तो इन पॉइंट्स का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स। बहुत बार आपने देखा होगा, इस साल आपने देखा भी काइनेमेटिक्स के 4 क्वेश्चंस आए थे। काइनेमेटिक्स जो होता है वो जनरली नीट के बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है। पता है उसका रीजन क्या है? क्योंकि वहां आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना ही नहीं आता है, और वो किसका पार्ट हो गया? वो गया बेसिक मैथ्स का। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने बहुत क्लोजली देखे हैं, सोचे हैं, उसके बाद लिखे हैं कि बेसिक मैथ्स वेक्टर, चाहे आप किसी भी लेवल पर तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 11th के स्टूडेंट हो, चाहे आप 12th के स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉन्कर के फर्स्ट ईयर ड्रॉपर हो, सेकेंड ईयर ड्रॉपर हो, लेकिन आपको इन पे एम्फेसाइज करना होगा बच्चों। बेसिक मैथ्स का भी मीनिंग ये नहीं है कि आपने बहुत बड़ी एक तरीके से मैथ्स की पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल के साथ साथ आपने हर एंगल की वैल्यू भी लर्न कर ली। नहीं, हमें एप्लीकेशन पार्ट आना चाहिए। हमें आना चाहिए कि जब ग्राफ का एरिया निकालते हैं मतलब इंटीग्रेशन कैसे करना है, ग्राफ का स्लोप निकालना है मतलब डिफरेंशिएशन कैसे करना है। तो बेसिक मैथ्स वेक्टर जो है वो एकमात्र एक ऐसा चैप्टर्स का एक लूप है या एक तरीके से ग्रुप है जो पूरी 11-12 की फिजिक्स में आपको एक तरीके से किसी भी एक सेक्शन में परेशान कर सकता है। बहुत बार हमें लगता है कि हमें एसी में प्रॉब्लम है, पर हम देखें एसी चैप्टर में जो तकलीफ है वो तकलीफ किसकी है? एवरेज निकालने की। और एवरेज कहां सीखेंगे? बेसिक मैथ्स में। तो ये जो चैप्टर है बेसिक मैथ्स वेक्टर्स, इनसे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर किसी भी चैप्टर में आप देखिए आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अगर लूज हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं उसमें बेसिक मैथ्स फंस रहा होगा। तो इस पॉइंट का भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट है फॉर्मूला एप्लीकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉर्मूला एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि अगर हम 12th की फिजिक्स में बात करें, पहले चैप्टर की बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो बहुत सारे फॉर्मूले लगता है। जब बच्चा पढ़ता रहता है लगता है कि सब आ रहा है, लेकिन जैसे वो चैप्टर खत्म होता है उसे लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इतने सारे फॉर्मूले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले बहुत सारे हो गए, पोटेंशियल के फॉर्मूले, डायपोल के फॉर्मूले। अरे भाई, वो फॉर्मूले आपको याद रखने साथ साथ आपको एक पॉइंट ऐसा ढूंढना होता है, एक फॉर्मूला ऐसा ढूंढना होता है जहां से आप सारे फॉर्मूले डिराइव कर पाओ। डिराइव करने का मतलब यह कि वहां से जैसे ही आप भूलने लगो आपको पता हो कि यार मैं ऐसा करूंगा तो ये फॉर्मूला मुझे याद होगा। और साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला किस बॉडी के लिए होती है। जैसे मान लीजिए मुझे सिंपल याद है कि KQ/R³ एक फॉर्मूला है, लेकिन मुझे ये याद ही नहीं है कि जो फॉर्मूला इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये रिंग के लिए एक्सियल पॉइंट पर है या रिंग के इनसाइड वाले पॉइंट पे या रिंग के आउटसाइड वाले पॉइंट पे है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि फॉर्मूला के साथ साथ हमें फॉर्मूले की एप्लीकेशन भी याद होनी चाहिए कि फॉर्मूला किस बॉडी के लिए था और कहां वैलिड था। बहुत बार बच्चा सारे फॉर्मूले याद करता है लेकिन उसे ये याद ही नहीं होता कि फॉर्मूला कहां लगेगा। तो फॉर्मूला अगर हमें याद करना है तो पूरी एप्लीकेशन के साथ याद करना है। एंड लास्ट पॉइंट जो है वो लेयर पैटर्न। लेयर पैटर्न का मतलब ये लेयर पैटर्न स्टडी, मतलब जो स्टडी है उसका एक पैटर्न है वो लेयर के साथ होना चाहिए। सबसे पहले आप बेसिक क्वेश्चंस को करिए। बेसिक करने के बाद जब आपको लगता है कि आप एफबीडी में उस्ताद हो गए हो, आप वर्क पावर में वर्क निकाल सकते हो आराम से, कांस्टेंट फोर्स का, वेरिएबल फोर्स का, तो आप कॉम्बिनेशन मिक्सिंग वाले क्वेश्चंस करिए। मतलब जहां पर आपको लगता है कि एक से ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो आप एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो, वहां वो करिए। आपको लगता है कि आपको कोई बुक्स करनी चाहिए फिर बाद में आप उन बुक्स को करिए, लेकिन पहले आपको बेसिक पे जाना है, उसके बाद आपको धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाना है। कई बार के बच्चे को क्या लगता है कि मैंने तो यार 2 साल पुराना हूं, मैंने तो 2 साल तैयारी की है, मतलब अब मैं बिल्कुल सिंपल बेसिक सवाल तो नहीं करूंगा, मुझे सवाल चाहिए सीधा डबल स्टैंडर्ड वाला। अरे नहीं भाई, तुझे अगर सेलेक्ट होना है तो सच में वही करना होगा जो सदियों से होता हुआ आया है, एंड दैट इज बैक टू बेसिक्स। हमें बेसिक पे ही जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इसमें मिस हो गया है, एंड दैट इज डाउट सॉल्विंग। डाउट सॉल्विंग, देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई क्वेश्चन हमने किया, हमें डाउट आया, हम क्या करते हैं यार कौन सर से पूछेगा, हम डायरेक्ट गूगल पर डालते हैं, उसका सॉल्यूशन किया, काम हो गया। क्या हुआ उससे? उससे केवल क्वेश्चन सॉल्व हुआ, लर्निंग कुछ नहीं हुई। लर्निंग कैसी होगी? आप अपना सॉल्यूशन जो आप गलत कर रहे थे वो टीचर के पास लेके जाइए, बट आपको समझ में आएगा कि आप क्या गलती कर रहे थे, आपने कॉन्सेप्ट लगाया पर ये क्यों फेल था। तो बेटा हर कोचिंग में जहां आप पढ़ रहे हो वहां डाउट काउंटर्स की फैसिलिटीज होती हैं, नहीं है तो कोशिश कीजिए अपने टीचर्स को बोल के कि वहां डाउट काउंटर्स आपको मिले। डाउट काउंटर्स में जाके डाउट पूछिए, चाहे भले ही आप 6 दिन ना आए लेकिन 2 या 3 दिन फिक्स करिए जहां पर आप डाउट्स लेके जा सकें, अपने होमवर्क कॉपी लेके जा सकें और अपना होमवर्क दिखाए कि यार मुझे ये डाउट है। क्योंकि फिजिक्स में स्पेशली अगर मैकेनिक्स में बात करूं तो बहुत बार ऐसा होगा कि एक क्वेश्चन करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, क्या पता आपके दिमाग में कोई और तरीका आ रहा हो,
लेकिन उस तरीके में कुछ गलती हो। अगर आप उस गलती को आज नहीं पूछेंगे और डायरेक्टली गूगल पे जाके सॉल्यूशन देखेंगे तो विश्वास कीजिए पेपर में जो क्वेश्चन आप करोगे वो रैंडम होगा, नया होगा, और क्या पता उसी प्रोफाइल का क्वेश्चन होगा, तो आपको फिर लगेगा कि यार अब मैं क्या करूं, क्योंकि आपके दिमाग में जो थॉट आएगा वो बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा कि आपने पहली बार किया तब आया था। तो आप देखिए आपको जो पैटर्न होता है एक तरह थिंकिंग का वो यही होता है कि जब भी आपको नया क्वेश्चन देखते हैं, आप जो पहली बार सोच रहे हैं, जब भी आप उस प्रोफाइल का क्वेश्चन करेंगे आपका पहला थॉट वैसा ही आएगा। तो अगर आप डाउट पूछते हैं तो आप उस थॉट को करेक्ट कर पाते हैं कि यार मैं यहां ये गलती करता हूं। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन सच बता रहा हूं ये सबसे ज्यादा फ्रूटफुल है। और अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो बहुत ज्यादा 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे 12 घंटे फिजिक्स नहीं पढ़नी पड़ेगी। आप कम टाइम में फिजिक्स को करके ज्यादा बेहतर स्कोर ला सकते हैं। केमिस्ट्री में हमें एक्सेप्शंस भी याद रखने पड़ते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, जिनका आपस में लिंकिंग बहुत कम होता है, वो अलग अलग डिफरेंट तीनों प्रोफाइल्स याद करनी पड़ती हैं। लेकिन क्वेश्चन कितने आएंगे एक डिपार्टमेंट से? 15। फिजिक्स में क्या है, अगर आप ये बेसिक चीजें सीख गए तो फिजिक्स में क्वेश्चन आएंगे 45 क्वेश्चंस में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, लगभग 50% क्वेश्चंस में ऐसी ही प्रोफाइल आपको मिलेगी जहां बेसिक क्वेश्चंस होंगे, फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस होंगे। इसलिए ही मैंने बोला कि फिजिक्स जो होता है वो इन तीनों में सबसे इजीएस्ट होता है। तो बच्चों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए। होमवर्क का सबसे बड़ा पॉइंट है उसे ध्यान रखिए, बेसिक मैथ्स वेक्टर्स को अच्छा करिए और डाउट्स पूछते रहिए। ठीक है, मैं बार बार अपनी क्लास में ये बोलता हूं और आपको ही बोलूंगा कि इफ नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ इन्वेंशन देन फिजिक्स इज द सिस्टर ऑफ सिलेक्शन। थैंक यू, लेट्स क्रैक इट।